वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास जो आरआरबी ग्रुप डी या आरआरसी 2019 के जो पेपर अभी चल रहे हैं, जो हमारे पास फर्स्ट डे था, जो फर्स्ट फेज में जो एग्जाम हो रहे हैं 17 से लेकर जो भी एंडिंग उसका है, वहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से मैंने कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद भी दी थी। तो यहाँ से मैंने जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन वहाँ से पिक किए हैं, एंड यहाँ पे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एंड उसी के साथ आगे भी कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारे पास 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में कुछ ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डिड द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज। ओके, तो हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है, उसका जो लिक्विड होता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स होता है वो कहाँ बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे पास जो लाइसोसोम है वो बनता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हम कुछ सेल के ऑर्गेनल्स देख लेते हैं। अब हम क्या करते जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन होते जाएगा उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लेते जाएंगे। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आपको अगर कोई दूसरे क्वेश्चन पूछ लेते जाते हैं तो आपको वो आंसर देने में कन्वीनियंट होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, एंड दूसरा होता है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ओके, इट्स डॉट्स को बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ओके, एंड ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स नहीं होते। ओके, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता। अब सर, ये जो राइबोसोम होता है उसका काम क्या होता है? ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मेनली ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ओके, तो इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल्ड लेयर स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर मतलब यहाँ पे 2 लेयर होते हैं, एंड इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एनर्जी फैक्ट्री या पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये होता है लाइसोसोम। अब ये जो लाइसोसोम के अंदर का ये जो लिक्विड होता है वो कहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, लाइसोसोम का मेनली काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने का काम ये करता है। लाइजो मीन्स डाइजेस्ट करना, ओके, स्प्लिट करना। ओके, नाउ सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो खराब हो जाते हैं। ओके, तो उसे डाइजेस्ट करने का, सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे न्यूक्लियस देख सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे आप जो वैक्यूल्स देखते हो, ये वैक्यूल्स जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ओके, सो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो सेल के रिगार्डिंग है। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आई होप आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये फोम फायर एक्सटिंग्विशर की बात नहीं कर रहा है, ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो कुछ अलग टाइप का होता है। लेकिन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे पास होता है, ओके, कौन सा केमिकल होता है? तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 भी बोला जाता है, और उसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा क्यों इसे बेकिंग सोडा कहते हैं? क्योंकि इसे फूड मटेरियल को प्लफी बनाने के लिए, जैसे हमारे पास ढोकला हो गया, जैसे हमारे पास इडली हो गया, इसे प्लफी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी ये जो हमने सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, यहाँ पे उसका कुछ डायग्राम देखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो छोटे से ट्यूब है,
इसके अंदर एक एसिड होता है, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, जिसे H2SO4 भी बोला जाता है। और ये जो आप देख सकते हो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ओके, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ओके, मतलब अगर मैं बॉटल थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ, टिल्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और यहाँ से फोम निकलता है। कौन सा फोम निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फोम निकलता है। एंड हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर को बुझाने में बहुत हेल्प करता है, ओके। तो ये पहले के ज़माने में, या हम प्राइमरी स्टेज पे बोल सकते हैं कि ये एक एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, जिसे फ्लोरा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 30, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? तो हमारे पास राइट आंसर है 6/5। अब ये 6/5 कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हमारे पास ये लेंस होता है, तो उन्होंने पहले बताया कि ये जो v है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस हम v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, ओके। एंड हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे u बोलते हैं, ओके, तो ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, ओके। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 30/25, ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/5। अगले शिप में आपको ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे एंड आपको मैग्निफिकेशन पूछ लेंगे। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ओके। तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए u हमेशा क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे u हमेशा क्या होता है, u हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन लगाना है बाय मिस्टेक, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव साइन देखे हैं, तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन लगाना है। यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, दोनों इसमें भी निगेटिव साइन लगाना है, ओके। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स होगा तो नीचे वाला रहेगा पॉजिटिव, एंड अगर कॉनकेव होगा तो नीचे वाला रहेगा निगेटिव। क्लियर? ओके। तो कॉनकेव होगा तो v रहेगा, v हमेशा रहेगा निगेटिव, एंड कॉन्वेक्स होगा तो v रहेगा पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना है एंड मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है उसके रिलेटेड। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, और ये फोकस का अगर हम डबल कर देते हैं तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द शेल प्रेजेंट इन द कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के अंदर कितना शेल प्रेजेंट होता है, ओके। सो अगर ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो एक्चुअली कार्बन के अंदर 2 शेल प्रेजेंट होते हैं, ओके। कितने शेल प्रेजेंट होते हैं? 2। तो अभी मैं बताऊंगा कि कार्बन के अंदर शेल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक्चुअली हमारे पास जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ओके। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ओके। तो याद रखना फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये चलता जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ, 8, तो बचे कितने हमारे पास? 4 बच गए। तो बाकी के 4 मैं यहाँ फिल करूँगा, 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने शेल होगा? ये हो गया फर्स्ट शेल, ये हो गया सेकंड शेल। अगर हमारे पास फिर से इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम आगे भरते हुए जाएंगे। अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भरेंगे, रिमेनिंग होगा वो थर्ड शेल में भरेंगे। तो आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है एंड आपको ये पता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इजीली फिलअप कर सकते हो। फर्स्ट शेल में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बाकी के सभी शेल में 8 फिल करते जाना है। फर्स्ट शेल का नाम है K, सेकंड शेल का नाम है L, थर्ड शेल का M, N, O, P, ऐसा उसमें शेल होता है। मैक्सिमम 7 शेल किसी एटम में होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हैलोजन ग्रुप एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे मेरे पास था कि क्लोरीन था, तो क्लोरीन हमारे पास राइट आंसर था, बाकी के गलत ऑप्शन थे। तो क्लोरीन ही क्यों राइट होता है?
तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो 17 को सेकंड शिप में उन्होंने हैलोजन पूछ लिया, अगले बार वो पूछ सकते हैं कि इनर्ट गैस एलिमेंट क्या होते हैं। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है आपको, ओके जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो वर्टिकल कॉलम दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्रुप। ओके, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे बोलते हैं अल्कली एलिमेंट। ओके, इस सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट। ओके, ये है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, इसे बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और इसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये जो है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड ये जो लास्ट वाला है इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पूरा आप एम ब्लॉक एलिमेंट जो देखते हो इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। क्लोरीन पूछा गया था, तो क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास हैलोजन फैमिली में आता है जो 17th ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगले शिप में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलून में कौन सा गैस भरता है, तो यहाँ पे हीलियम भरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम किसकी होती है? इसी की होती है, सॉरी हाइड्रोजन की होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होता है, इसलिए हम बलून में नहीं भरते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द वुमेन्स। ओके, तो वुमेन्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? तो मेरे पास जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर था चेंज इन ब्रेस्ट साइज। ओके, तो अगली शिप में ये भी पूछा जाता है कि अगर मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल के दोनों के भी डायग्राम दिए हैं। ठीक है, पहले मेल के देख लेते हैं। मेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स यहाँ पे ग्रोथ ऑफ स्पिट्स हो जाता है। मीन्स हमारे पास ये जो बाइसेप्स में जो बोन होते हैं उसका साइज बढ़ जाता है। इंक्रीज इन लीन मास, यहाँ पे मास बढ़ जाता है। ओके, चेंज इन बॉडी कंपोजिशन, बॉडी का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इंक्रीज इन पेनाइल लेंथ बढ़ता है। और फर्स्ट इजैकुलेशन होता है। प्यूबिक हेयर, इस रीजन में हेयर बढ़ जाता है। और टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट होता है। ओके, दिस आर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट शिप में आपको इसमें से कुछ भी ऑप्शन रहेगा, ओके, तो आप मार्क कर सकते हो। फीमेल में क्या चेंजेस होता है? ग्रोथ इन स्पूट्स, जो मेल में भी होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, यही ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। चेंज इन बॉडी कंपोजिशन चेंज होता है। प्यूबिक हेयर, मेनार्च होता है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, एंड इंक्रीज इन द फैट। ओके, यहाँ पे इसमें फैट का इंक्रीज होता है। ओके, दिस आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी रिएक्शन अगर सेम एक ही साथ हो रहे हैं, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट ऑक्सीजन ले रहा है या हाइड्रोजन लूज कर रहा है, वो हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन लेना, हाइड्रोजन छोड़ना। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? इसका अपोजिट, हाइड्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन के। हो सकता है आपको मल्टीपल इक्वेशन दिए जाए या केमिकल रिएक्शन दिया जाए, एंड आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से विच आर द फॉलोइंग इज आर द रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको याद रखना है यहाँ पे हो क्या रहा है, Fe2O3। ओके, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, मीन्स ऑक्सीजन छोड़ना मीन्स क्या होता है? ये हो गया रिडक्शन। तो Fe2O3 का हो गया यहाँ पे रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फिर से ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे आ गए 2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों भी रिएक्शन सेम केमिकल इक्वेशन में दिख रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा है? दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है द रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। ओके, आपको कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडो मीन्स हीट अंदर आना। ओके, द रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम इज नोन एज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इज मीन्स रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दिया था,
तो ये इक्वेशन था। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं वाटर डाल देता हूँ तो ये इक्वेशन बनता है। तो क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? तो आंसर आता है हमारे पास करेक्ट, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो वहाँ पे मल्टीपल इक्वेशन दिए थे, आपको ढूंढना था कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी है। जैसे आप पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उस सीमेंट में अगर मैं वाटर डाल देता हूँ तो यहाँ से हीट लिबरेट होती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। सपोज हमारे पास चूना है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसमें भी अगर मैं वाटर डाल देता हूँ तो यहाँ से भी हीट लिबरेट होती है, वो भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आयोडीन सॉल्यूशन इन पोटैटो। अगर मैं पोटैटो के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देता हूँ तो क्या होता है? तो ऑप्शन में था, अलग अलग कलर दिए थे, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, जो भी था। तो एक्चुअली हमारे पास आंसर था रेड, ब्लू, सॉरी, तो हमारे पास ऑप्शन था ब्लू एंड ब्लैक। ओके, अगर मैं पोटैटो के ऊपर, क्योंकि पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में होता है स्टार्च। ओके, एंड स्टार्च का डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट है जिसे आयोडीन टेस्ट बोला जाता है। तो अगर मैं आयोडीन का ड्रॉप इसके ऊपर डाल देता हूँ तो या तो पोटैटो का कलर ब्लू हो जाएगा या तो पोटैटो का कलर ब्लैक हो जाएगा। ओके, इसी को आयोडीन स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर विथ लेंथ L is cut into two equal places, two equal pieces, यहाँ पे पीस होना चाहिए था, अगर मैं दो इक्वल पीस में उसे कट कर देता हूँ तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर अगले सेशन में आपको, अगले शिप में आपको अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन ध्यान रख लेना फ्रेंड्स। इसका आंसर कैसा आएगा, वो बोल रहा है कि एक L लेंथ का वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसे मैंने कट कर दिया, तो इसका और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो लेट अस सी, अगर मैं बोलता हूँ कि पहले रेजिस्टेंस R है, तो अभी ये हो गया, पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है रो L बाय ए। फार्मूला याद रखना, रो L बाय ए, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगले शिप में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो R/2। तो अगर मैं लेंथ को हाफ कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, L तो हाफ हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिखेंगे, मुझे मिलेगा 1/4 रो L बाय ए, एंड हमें पता है L बाय ए क्या होता है, रो L बाय ए, ये तो रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन में आंसर था। अगले शिप में आपको फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये फार्मूला याद रखना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको अगर ओहम्स लॉ भी याद है तो उसके ऊपर से आप आंसर दे सकते हैं। तो ओहम्स लॉ याद रख लेना फ्रेंड्स। ओहम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। आपको अगले शिप में ये पूछा जाएगा कि करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस निकालो। इसमें 3 फार्मूले निकलते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगा VI, अगर आपको वोल्टेज दिया जाता है तो ये हो जाएगा IR। 3 फार्मूले याद रखना। दूसरा, अगर आपको पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ है तो ओहम्स लॉ का ग्राफ कैसे होता है, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो इसके ऊपर चांसेस है ज़्यादा पूछने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ द फोकस इज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो सेंटर ऑफ लेंस है, इसका सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, F है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये और ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये जितना डिस्टेंस होता है इसका ये डबल होता है। तो मैं अगर ये F है तो उसका डबल हो जाएगा 2F। और कुछ बातें याद रख लेना फ्रेंड्स, ये जो सेंटर में एक्सिस दिख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे देखें, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस,
इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फोकल लेंथ, एंड इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगर इस तरह से लेंस आता है तो ये हो जाता है कॉनकेव लेंस। ओके, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हो। इस बार क्लोरीन पूछा गया, हो सकता है अगली बार कुछ अलग एलिमेंट पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए आपको रेकमेंडेड करता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल मस्ट करके जाइए। अगर आपको ये पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में 2 भरना है, सेकंड शेल में आपको 8 भरना है। कितने हो गए? 8 + 2 10, बचे कितने? 7। लास्ट शेल में 7 भर देना है क्योंकि एक यहाँ पे फिर से रिक्वायरमेंट है लेकिन हमारे पास है नहीं। तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में हमारे पास कितने? 7 है, तो आंसर आ जाता है 7। क्लोरीनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, इसमें अगर मैं क्लोरीन गैस पास करूँगा तो क्या बनेगा? ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिएक्शन दी है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ये रिएक्शन था, इसमें क्लोरीन गैस पास करने से क्या बनेगा? तो ये बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? मेनली क्लोरीन गैस होता है, एंड इसे डिसइंफेक्टेंट बोल के यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? वाटर प्यूरिफिकेशन में। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन में ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अच्छा, आपको कोई ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्लोरीन, ये जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, दैट इज द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडेक्स फिंगर शोज। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में ये हमारे पास ये होता है थंब, ये होता है इंडेक्स फिंगर, ये होता है मिडल फिंगर। तो ये क्या शो करता है, ऐसा पूछा गया था। देखो, इस शिप में आपको लेफ्ट हैंड पूछा गया है, हो सकता है अगले शिप में आपको राइट हैंड पूछ ले, और हो सकता है कि आपको थंब रूल भी पूछ ले। तो आपको तीनों भी याद रखने हैं, कुछ नहीं है। थम्स मोशन दिखाता है, ये जो होता है हमारे पास इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और ये करंट दिखाता है। ओनली ये बात ध्यान रख लो, मिडिल फिंगर हमेशा करंट दिखाएगा। यहाँ पे भी राइट हैंड के पूछ लेगा तो ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन। अब मोशन किसका हो सकता है? कि किसी चीज़ का मोशन हो रहा है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे फोर्स के वजह से मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स भी बोल सकते हैं या सिंपली मोशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फोर्स। ओके, एक्सपीरियंस फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन। थंब रूल पूछ लेता है, तो अगर ये जो थंब होता है, थंब दिखाता है करंट, क्या दिखाता है? करंट। यहाँ पे करंट कौन शो कर रहा है? मिडल फिंगर। और ये जो कर्ल्ड फिंगर है ना, गोल घूमे हुए जो फिंगर है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या शो कर रहा है? करंट शो कर रहा है। ओके, तो आई होप यह तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों दी है? क्योंकि 17 को जो पूछा गया था वो तो रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ओके, अगर नेक्स्ट शिप में भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही मैं आरआरबी से लेकर साइंस के लिए कंटेंट डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।